हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कल के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि विधेयक को किस तरह कानून में बदला जाता है, यानी कि एक विधेयक को पास करने में कितने चरण होते हैं। 5 चरण होते हैं। पिछले क्लास में मैंने पढ़ा था प्रथम पाठन, द्वितीय पाठन, तृतीय पाठन, फिर दूसरे सदन में पेश और राष्ट्रपति की अनुमति। ठीक है, तो उसी में हम लोगों ने पढ़ा था कि विधेयक 4 तरह के होते हैं: साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो कल हम लोग साधारण विधेयक के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग धन विधेयक के बारे में पढ़ेंगे और धन विधेयक और साधारण विधेयक में अंतर क्या होता है, दोनों को डिफरेंस से हम पूरी अच्छी तरह से समझेंगे। चलिए आइए देखते हैं धन विधेयक। देखिए, धन विधेयक की परिभाषा संविधान के अनुच्छेद 110 में दी गई है। ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। इसमें बताया गया कि उस विधेयक में क्या क्या चीज होंगे जिससे उसको धन विधेयक माना जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। तो उसमें टोटल 7 कंडीशन दिए गए हैं। यदि ये 7 कंडीशन में सभी या इनमें से कुछ कंडीशन उसमें उपलब्ध हैं तो क्या होगा, वो धन विधेयक होगी। चलिए पहला देखते हैं। पहला क्या है, कर को लगाना, कम करना, बढ़ाना, नियमित करना या परिवर्तित करना, है ना। यदि किसी कर को उस विधेयक में चर्चा है कि कोई कर लगाना है या कोई कर जो पहले से उसको कम करना है या बढ़ाना है या उसको नियमित करना है या परिवर्तित करना है ना, यानी कि कर में कोई परिवर्तन करना हो, कर लगाना हो, कम करना हो, बढ़ाना हो, यानी कि करों की चर्चा उसमें यदि हो तो उस विधेयक को क्या बोलेंगे, धन विधेयक। ठीक है, दूसरा, भारत सरकार की ओर से ऋण लेना, नियमित करना या किसी अधिकार में कोई परिवर्तन करना। ठीक है, भारत सरकार कहीं से कोई ऋण लेता है, किसी भी संस्थान से, किसी भी देश से कोई ऋण लेता है तो क्या करें, तो उस ऋण की चर्चा उस विधेयक में होगी और जिस विधेयक में उस ऋण की चर्चा होगी उसी को क्या बोलेंगे हम, धन विधेयक। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि में धन डालना या निकालना। ठीक है, संचित निधि क्या होती है, आकस्मिक निधि क्या होती है, इसको पूरे डिटेल से बताया जाएगा। कुछ शब्दावली, संसद का जो मेन चीज खत्म होने के बाद कुछ शब्दावली बताया जाएगा, उसी में सारा बताएगा। ठीक है, तो भारत की जैसे पिछले क्लास में बता चुका है कि जो सांसद होते हैं उनको जो उनका जो पेमेंट होता है, उनकी जो भत्ता होती है कहाँ से मिलती है, भारत की संचित निधि से ही दी जाती है। तो उसी तरह भारत की संचित निधि या आकस्मिक निधि में धन डालना या निकालना, इसकी चर्चा यदि हो तो उस विधेयक को क्या मानेंगे, धन विधेयक मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत की संचित निधि से किसी व्यय संबंध में धन दिया जाना, है ना। अब क्या है कि देश में कोई खर्च करना है ना, कहीं पे बाकी डेवलपमेंट के लिए तो बजट बनता है, लेकिन कोई जो बजट बन चुका है उसके अलावा यदि खर्च करना है और उसको यदि संचित निधि से निष्कासित करना है तो उसकी चर्चा कहाँ की जाएगी, धन विधेयक में की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की जमा पूंजी में से किसी व्यय की घोषणा करना या व्यय बढ़ाना, है ना। भारत की जो पूंजी जमा है कहीं पे भी, तो उससे यदि धन निकालना हो या उसके वहाँ पहले से नियम बना होता है कि उस जमा पूंजी में से इतना खर्च होगा। ठीक है, यदि उस खर्च को बढ़ाना हो तो क्या करेंगे, तो उसकी चर्चा कहाँ की जाएगी, धन विधेयक में की जाएगी। छठा पॉइंट क्या है, भारत की संचित निधि तथा सार्वजनिक लेखों में धन जमा करने या लेखों का जांच करना। ठीक है, संचित निधि में क्या किया जाता है, यदि धन जमा है तो उसकी लोक लेखा समिति द्वारा उसकी जांच की जाती है। तो उन्हीं जांचों के बारे में बताना कहाँ बताया जाता है, धन विधेयक में। धन के आय एवं व्यय के प्रति अन्य किसी प्रकार का मामला, है ना, यानी कि धन से संबंधित कोई भी मामला होगा देश में तो उसकी चर्चा कहाँ की जाएगी, धन विधेयक में की जाएगी। ठीक है, तो बस इसको पूरी लिटरली याद नहीं रखना है, बस इतना कुछ ध्यान में रख देना है कि धन विधेयक कहते क्या है। धन विधेयक को समझने का एक तरीका है, मेन समझना है कि धन विधेयक को कैसे पास किया जाता है, उसमें क्या क्या साधारण विधेयक से वो किस प्रकार भिन्न है, उसको हम पूरी डिटेल से अभी समझेंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए और इसको ध्यान में रखिएगा कि धन विधेयक अनुच्छेद 110 में दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या क्या अंतर है। इससे बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाएगा कि धन विधेयक क्या होता है, साधारण विधेयक क्या होता है, दोनों विधेयक को कानून बनने के लिए क्या क्या प्रोसेस होते हैं। चलिए आइए देखते हैं। पहला, इसे लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी पुनर्स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए, जो साधारण विधेयक होता है उससे पहले आप लोकसभा में भी पेश कर सकते हैं, राज्यसभा में भी पेश कर सकते हैं। यदि लोकसभा में पेश करते हैं तो लोकसभा की कार्रवाई पूरी करके उसे राज्यसभा भेज दिया जाता है, फिर वहाँ कार्रवाई पूरी करके
राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। लेकिन धन विधेयक में होता है कि इसे सिर्फ लोकसभा में ही पूरा स्थापित किया जाता है। पूरा स्थापित का मतलब होता है पेश करना। पूरा स्थापित मतलब पेश करना, ठीक है। तो धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में ही पूरा स्थापित या पेश किया जा सकता है। बात समझ में आई कि जो साधारण विधेयक है उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश कर सकते हैं, और जो धन विधेयक है उसे सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है। दूसरा देखते हैं, इसे या तो मंत्री द्वारा या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पूरा स्थापित किया जा सकता है, ठीक है। याद कीजिए कि पिछले क्लास में बताया था कि एक विधेयक कैसे दो प्रकार का होता है, एक सरकारी होता है और एक गैर सरकारी होता है। सरकारी विधेयक को मंत्री पेश करते हैं और गैर सरकारी विधेयक को मंत्री भी पेश कर सकता है या कोई अन्य सदस्य भी पेश कर सकता है। तो जो साधारण विधेयक है इसे कोई मंत्री भी पेश कर सकता है या गैर सरकारी सदस्य भी, यानी कि जो मंत्री नहीं सिर्फ संसद का सदस्य है वो भी पेश कर सकता है। लेकिन धन विधेयक को सिर्फ मंत्री द्वारा पूरा स्थापित किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि जो धन विधेयक होता है वो सरकारी विधेयक होता है, ठीक है। तो इसे सिर्फ मंत्री द्वारा पूरा स्थापित किया जा सकता है। आप लोग देखते होंगे कि जो धन विधेयक होता है उसे वित्त मंत्री पेश करते हैं। तो इसे कोई जो गैर सरकारी सदस्य यानी कि मंत्री के अलावा कोई और सदस्य धन विधेयक को पेश नहीं कर सकता है, ठीक है। और वहीं जो साधारण विधेयक है उसे मंत्री भी पेश कर सकता है या कोई गैर सरकारी सदस्य भी पेश कर सकता है, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या है, यह बिना राष्ट्रपति के संतुष्टि के पूरा स्थापित होता है, ठीक है। अब साधारण विधेयक पेश करना है तो उसके पहले क्या होता है कि राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं लेनी होती है ना। संस्तुति का मतलब होता है मंजूरी, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि यदि कोई साधारण विधेयक पेश करना है सदन में तो उसके पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक नहीं है ना, सीधे भी विधेयक पास हो जाता है। बट यदि आपको धन विधेयक संसद में आ रहा है, लोकसभा में धन विधेयक आ रहा है, तो उसको पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है। तो ध्यान रखना है कि साधारण विधेयक के लिए राष्ट्रपति की संस्तुति आवश्यक नहीं है या मंजूरी आवश्यक नहीं है, लेकिन धन विधेयक पास करने के लिए राष्ट्रपति की संस्तुति या मंजूरी आवश्यक होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत या संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। जो साधारण विधेयक होता है तो पिछले क्लास में पढ़े थे कि साधारण विधेयक पेश जब चौथा टर्म क्या था, साधारण विधेयक पेश करने का, उसे दूसरे सदन में भेजना। तो जब उसे दूसरे सदन में यानी कि लोकसभा में यदि पेश हुआ तो राज्यसभा में भेजने पर राष्ट्रपति उसे क्या कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है या संशोधित कर सकता है। संशोधित करके फिर अब पहले सदन में भेज सकता है। लेकिन जो धन विधेयक होता है इसमें राज्यसभा की शक्ति बहुत ही कम होती है। ये समझ लीजिए कि धन विधेयक और साधारण विधेयक में है ना कि साधारण विधेयक में जितनी शक्ति लोकसभा की होती है उतनी शक्ति राज्यसभा की होती है। लेकिन जहां धन विधेयक की बात आती है तो लोकसभा के अनुरूप या लोकसभा से कंपैरिजन कीजिए तो राज्यसभा की शक्ति लोकसभा से बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो जो राज्यसभा है वो धन विधेयक को ना ही अस्वीकृत कर सकती है और ना ही संशोधित कर सकती है, ठीक है। हाँ, वो सिफारिश कर सकती है लोकसभा से कि इसमें ये संशोधन होना चाहिए, लेकिन उस सिफारिश को लोकसभा माने या ना माने उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यानी कि धन विधेयक जो है राज्यसभा में उसे ना ही अस्वीकृत किया जा सकता है ना ही संशोधित किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन साधारण विधेयक को लोकसभा में अस्वीकृत भी किया जा सकता है, संशोधित भी किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसे राज्यसभा अधिकतम 6 माह के लिए रोक सकती है ना। साधारण विधेयक को क्या कर सकता है, राज्यसभा 6 महीने के लिए रोक सकता है। उसके बाद क्या होता है कि यदि विधेयक को पास ही करवाना होता है तो संयुक्त बैठक होती है, पिछले क्लास में पढ़ाया गया था, ठीक है। तो राज्यसभा उसे अधिकतम 6 महीने के लिए रोक सकती है। लेकिन जहां धन विधेयक की बात आती है तो राज्यसभा उसे मात्र 14 दिनों के लिए रोक सकती है। इस बात को ध्यान रखना है कि जो साधारण विधेयक है उसे राज्यसभा 6 माह के लिए रोक सकती है और जो धन विधेयक है उसे मात्र 14 दिनों के लिए राज्यसभा रोक सकती है। बात क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, इसे राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष के प्रमाणन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। देखिए, यदि कोई विधेयक लोकसभा में पेश हुआ है और उसे राज्यसभा में भेजना है तो क्या होता है, कुछ नहीं, उस पर तीनों पाठन होता है और सीधे फिर राज्यसभा में चले जाता है। बट यदि धन विधेयक की बात होती है तो धन विधेयक पर लोकसभा में चर्चा होती है, लेकिन राज्यसभा में यदि भेजना होता है तो उससे पहले अध्यक्ष की अनुमति या अध्यक्ष का प्रमाणन, मतलब समझिए वही अनुमति लेना आवश्यक होता है। बिना अध्यक्ष की अनुमति के हम जो धन विधेयक है उसे राज्यसभा में नहीं भेज सकते, ठीक है। तो इतना बात समझ में आ गया। लोकसभा इसे जो साधारण विधेयक है उसे कहीं भी किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं, लेकिन धन विधेयक को सिर्फ लोकसभा में। साधारण विधेयक को पेश गैर सरकारी सदस्य या मंत्री कोई भी कर सकता है, लेकिन धन विधेयक को सिर्फ मंत्री ही पेश कर सकता है। और ये क्या है, साधारण विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक नहीं है, लेकिन धन विधेयक पेश करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है। उसी तरह साधारण विधेयक में
साधारण विधेयक को राज्यसभा अस्वीकृत भी कर सकता है, संशोधित भी कर सकता है, लेकिन धन विधेयक को राज्यसभा ना अस्वीकृत कर सकता है ना संशोधित कर सकता है। साधारण विधेयक को राज्यसभा 6 माह के लिए रोक सकता है, जबकि धन विधेयक को मात्र 14 दिनों के लिए रोक सकता है। साधारण विधेयक को राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन धन विधेयक को भेजने के लिए अध्यक्ष की अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें और कुछ है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए देखते हैं अगला कंडीशन क्या है। इसे दोनों सदनों में पारित होने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। असहमति की अवस्था में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ठीक है, कल की क्लास में मैंने बताया था कि यदि कोई धन एक विधेयक एक सदन से पास होकर दूसरे सदन में जाते हैं और वहाँ क्या होता है कि उस बिल पे असहमति होती है या उस बिल को 6 महीना से ज़्यादा तक रोक दिया जाता है, तो क्या करता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के अंतर्गत क्या करता है, संयुक्त बैठक बुला सकता है। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के तहत बुला सकता है और उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष। परंतु यदि धन विधेयक में उस तरह की बात हो कि राज्यसभा असहमत हो जाए, तो उसमें तो सबसे पहली बात कि राज्यसभा के असहमति का कोई सवाल ही नहीं उठता है ना, क्योंकि राज्यसभा के पास उतनी शक्ति ही नहीं कि वो उस बिल को रोक सकता है या उससे असहमत हो सकता है। वो मैक्सिमम क्या कर सकता है कि 14 दिनों तक धन विधेयक को रोक सकता है। 14 दिनों तक उसने यदि धन विधेयक को रोक दिया तो उसके बाद क्या होता है कि धन विधेयक खुद ब खुद पास मान लिया जाता है ना, यानी कि उस राज्यसभा द्वारा वो पारित हो चुका है ना। वो 14 दिनों के बीच में वो धन विधेयक लौटा के लोकसभा को दे दे तो भी पारित, और यदि 14 दिनों तक वो धन विधेयक को रोके रहे और लौटा के नहीं लोकसभा में भेजे तो भी वो विधेयक पारित माना जाता है। ठीक है, तो यानी कि धन विधेयक को तो पारित होना ही है, राज्यसभा उसमें हस्तक्षेप करे, उसको रोके या ना रोके। तो जब पारित हो ही गया तो उसमें संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान है ही नहीं। ठीक है, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान सिर्फ साधारण विधेयक में लागू होता है, धन विधेयक में किसी संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसे लोकसभा में अस्वीकृत होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है ना। अब देखो ये कंडीशन कब लागू होगा, जब कोई सरकारी सदस्य साधारण विधेयक को पेश करेगा, है ना। साधारण विधेयक को तो सरकारी सदस्य या गैर सरकारी सदस्य कोई भी पेश कर सकता है। तो जब यदि सरकारी सदस्य साधारण विधेयक को लोकसभा में पास करता है और वो क्या आता है, वो विधेयक लोकसभा से पास नहीं हो पाता है, तो क्या हो जाएगा, सरकार को इस्तीफा देना होगा। क्योंकि लोकसभा से पास नहीं होने का मतलब क्या है कि लोकसभा में उसका बहुमत नहीं है, और जब लोकसभा में उसकी बहुमत नहीं है तो उसकी सरकार गिर जाएगी। ठीक है, तो यदि साधारण विधेयक को कोई सरकारी सदस्य लोकसभा में पास करता है तो, और यदि वह पारित नहीं हो पाता, पेश करता है और यदि वह पारित नहीं हो पाता है तो क्या होती है, सरकार को त्यागपत्र देना होता है। उसी प्रकार क्या होता है, यदि धन विधेयक तो मंत्री ही पेश करता है। ठीक है, तो मंत्री यदि पेश किया है धन विधेयक और वो क्या हुआ कि लोकसभा में पारित नहीं हो पाया तो सरकार को त्यागपत्र देना ही पड़ेगा। बात क्लियर है। यदि साधारण विधेयक को सरकारी सदस्य पेश करता है, यानी कि कोई मंत्री पेश करता है, और यदि वह लोकसभा से पास नहीं हो पाता है तो सरकार को त्यागपत्र देना होगा। और धन विधेयक तो सरकारी सदस्य ही पेश कर सकता है, तो इसलिए वो क्या होगा, यदि वो लोकसभा से पास नहीं हो पाया तो सरकार को त्यागपत्र देना ही होगा। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। इसे अस्वीकृत, पारित या पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति भेज सकते हैं। ठीक है, अब साधारण विधेयक क्या हुआ कि लोकसभा में पारित हो गया, राज्यसभा में पारित हो गया और राष्ट्रपति के पास गया। तो राष्ट्रपति के पास क्या 3 शक्तियां होती हैं, कौन कौन सा, वो क्या कर सकता है कि विधेयक को अस्वीकृत कर सकता है। यदि अस्वीकृत कर दिया तो विधेयक वहीं समाप्त हो गया, या फिर क्या कर सकता है, उसे पारित कर सकता है, यानी कि उसको स्वीकार कर सकता है, तो क्या हो जाएगा, विधेयक कानून बन जाएगा। या पुनः विचार के लिए क्या कर सकता है, राष्ट्रपति उसको वापस सदन में भेज सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति बोलेगा कि इसमें हम मतलब कुछ परिवर्तन कीजिए, फ्रूटफुल परिवर्तन, यानी कि सकारात्मक परिवर्तन उसमें कुछ कीजिए, है ना। राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है कि भेज सकता है। हाँ, ये है कि यदि एक बार उसे राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए भेज दिया और वहां सदन से फिर वो संशोधित या बिना संशोधित हुए राष्ट्रपति के पास पुनः आ गया, तो फिर दोबारा राष्ट्रपति को उसको मंजूरी देनी ही होती है। परंतु राष्ट्रपति एक बार उसे पुनः विचार के लिए सदन में भेज सकता है। पर क्या होता है कि जब धन विधेयक की बात आती है तो उसे राष्ट्रपति अस्वीकृत कर सकता है, पारित कर सकता है, लेकिन उसे पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति नहीं भेज सकता है। ठीक है, बात ध्यान रखना है कि साधारण विधेयक को राष्ट्रपति अस्वीकृत, पारित या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, वही धन विधेयक को राष्ट्रपति अस्वीकृत कर सकता है, पारित कर सकता है, लेकिन पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। ठीक है, अब देखिए ऐसा करने के पीछे एक लॉजिक है कि देखिए धन विधेयक पेश करने के पहले क्या होता है कि उसे राष्ट्रपति की मंजूरी
मिलनी होती है। तो जब राष्ट्रपति विधेयक पेश होने के पहले ही मंजूरी दे चुका है तो बाद में उसे पूरा स्थापित या अस्वीकृत करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, बात समझ में आया। तो ये धन विधेयक और साधारण विधेयक में अंतर था। एक बार चलिए फिर से रिपीट कर लेते हैं जो पॉइंट था। पहला पॉइंट क्या था कि धन विधेयक जो साधारण विधेयक है उसे क्या है, कोई भी जो सरकारी सदस्य या गैर सरकारी सदस्य सदन में पूरा स्थापित कर सकता है। और जो धन विधेयक उसे क्या है, सिर्फ मंत्री या सरकारी सदस्य ही क्या कर सकते हैं, उसे वो सदन में सिर्फ लोकसभा में पेश कर सकते हैं। ठीक है, साधारण विधेयक को वही क्या कर सकते हैं, राज्यसभा या लोकसभा में कहीं भी पेश कर सकते हैं, लेकिन धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में पेश कर सकते हैं। साधारण विधेयक क्या है, राज्यसभा उसे अस्वीकृत कर सकता है, संशोधित कर सकता है या 6 महीने तक उसे रोक सकता है। लेकिन वहीं जब धन विधेयक की बात आती है तो राज्यसभा के पास शक्ति नगण्य हो जाती है। वो सिर्फ धन विधेयक को क्या कर सकता है, 14 दिनों तक रोक सकता है या उसमें संशोधन करने की सिफारिश दे सकता है। ठीक है, उसी तो और ठीक है, तो और सारे प्रावधान क्या थे कि धन विधेयक के लिए क्या होता है कि राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक होती है और साधारण विधेयक के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी आवश्यक नहीं होती है। धन विधेयक को राज्यसभा में ले जाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी आवश्यक होती है, वहीं साधारण विधेयक को राज्यसभा में ले जाने के लिए लोकसभा अध्यक्ष की मंजूरी आवश्यक नहीं होती है। ठीक है, और ये सब फिर जो कंडीशन था। तो इसी तरीके से 1-2 बार आप वीडियोज को देखिए और उसको बार बार अपने मन में ये दोहराइए, तो क्या होगा, ये सारे बात क्लियर हो जाएंगे। हाँ, और एक बात और याद ध्यान रखना है कि जो धन विधेयक होता है इसे लोकसभा में जब लोकसभा में पेश किया जाता है तो ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं, जो विधेयक पेश किया गया है वो विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसके बारे में कौन बताएगा, लोकसभा अध्यक्ष बताता है। ठीक है, यदि लोकसभा अध्यक्ष बोल दिया कि ये धन विधेयक है तो उसे कोई भी सदस्य कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकता है, वो न्यायालय में नहीं चैलेंज कर सकता है या सदन में ही उस पर सवाल नहीं उठा सकता है। ठीक है, तो धन विधेयक पे वो धन विधेयक है नहीं, ये लोकसभा अध्यक्ष का फैसला अंतिम होता है। उसे कहीं भी किसी भी सदन में या किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको बार बार देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। एंड हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू, बाय।